अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने काफ़ी विस्तार से इंसेफ्लाइटिस से देश के अंदर उत्पन्न स्थिति के बारे में यहाँ अवगत कराया है। मैं उनका धन्यवाद दूंगा और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों की जो लड़ाई थी, अभी 22 जुलाई को उन्होंने गोरखपुर में जाकर के एम्स की स्थापना का शिलान्यास गोरखपुर में किया है। लेकिन अभी जो मौतों का सिलसिला वहाँ प्रारंभ हुआ है फिर से, मैं उस ओर आपके माध्यम से सदन का और मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वास्तव में जो इंसेफ्लाइटिस है यह दो प्रकार से है, एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, दूसरा वाटर बॉर्न डिजीज़ है। इस मामले में बचाव, इसका उपचार और इसके उन्मूलन, इन तीनों के संबंध में मैं मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और अनुरोध करूँगा कि 1998 से लगातार इस सदन में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूँ। लेकिन ये जो बीमारी आई है पहली बार 1956 में देश के अंदर तमिलनाडु के अंदर देखने को मिली थी। उसके बाद पश्चिमी बंगाल होते हुए 1978 में बीमारी गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। महोदय, आज की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम तो बहुत सघन रूप से इस बीमारी की चपेट में आई हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर ये सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। लगभग 35-36 जनपद कम या ज़्यादा मात्रा में इससे प्रभावित हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण है, वैशाली है, सीतामढ़ी है। पश्चिमी बंगाल का मालदा है, जलपाईगुड़ी है, कूच बिहार है, दार्जिलिंग है, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर है। तो असम के अंदर बारपेटा है, बक्सा है, दरांग है, डिब्रूगढ़ है, जोरहट है, कामरूप ग्रामीण और कामरूप मेट्रो, नलबाड़ी, शिवसागर, सोनितपुर, ये तमाम ज़िले ऐसे हैं जो बड़ी बुरी तरह इंसेफ्लाइटिस से किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं और मासूम बच्चों की जान वहाँ पर जा रही है। मैं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताऊं तो 38 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बीमारी से लगातार मौतें हो रही हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब राज्य सरकारों की स्थिति को मैं देखता हूं तो ऐसे लगता है जैसे वे किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। दूसरा, कोई ठोस इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को आज तक हम घोषित नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण लगातार मौतों का एक आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां 35-36 जनपद मैंने बताए हैं, वहीं पूरे देश के अंदर 19 राज्यों के लगभग 170-171 जनपदों में बीमारी आज के दिन पर देश के भविष्य को निगलती हुई दिखाई दे रही है। महोदय, ये स्थिति तब है जब इस देश के अंदर दलितों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर, किसानों के नाम पर, गरीबों के नाम पर तमाम प्रकार के वायदे और घोषणाएं होती हैं। और ये दुखद सच्चाई है कि इस बीमारी से मरने वाले जो बच्चे हैं वह दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 95 से 99% बच्चे इस समुदाय से आते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद अब तक कोई ठोस इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन का कोई भी कार्यक्रम घोषित करने में विफलता दिखाई देती है। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है इस बीमारी के बारे में
मैं आंकड़े आपके सामने अगर प्रस्तुत करूं तो 1978 से लेकर के और आज तक के आंकड़े मेरे पास हैं अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज के। माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 757 मामले इंसेफ्लाइटिस के सामने आए हैं और पूरे देश के अंदर जो इंसेफ्लाइटिस के मामले अब तक हैं अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, गोरखपुर क्या बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो सरकारी कॉलेज है उस कॉलेज में अब तक लगभग 460 से अधिक मरीज इंसेफ्लाइटिस के आ चुके हैं। उनमें से 125 बच्चों की मौत हो चुकी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, अन्य जिला चिकित्सालयों या निजी चिकित्सालयों में जिनका उपचार हो रहा है, जिनकी मौतें हो रही हैं, उनके कोई आंकड़े नहीं हैं क्योंकि सर्विलांस का अभाव है और सूचनाओं का कोई भी ऐसे कलेक्शन का आधार नहीं बनाया गया है। ये जो आंकड़े हैं अगर आप देखेंगे महोदया तो 1978 से लेकर के 2004 तक इस बीमारी की संख्या कम थी। 2004 में जो आंकड़े हैं वह 2004 से पहले हम लोग देखते थे कि 2004 में केवल 876 पेशेंट आए थे जिसमें 215 की मौत हुई थी। महोदय 2004 के बाद अचानक इसने 1000 के आंकड़े क्रॉस किए और 2005 में 3532 पेशेंट आए थे जिसमें 937 की मौत हुई और 2014 में 2190 मरीज अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए जिसमें से 604 की मौत हुई। और इस बार की जो आंकड़े हैं जो मैंने आपको अभी आपके संज्ञान में लाया है कि 125 बच्चों की मौत अब तक अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हो चुकी है। इसका सबसे दुखद पहलू है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार करोड़ों रुपया प्रदेश सरकारों को देती है, लेकिन स्थिति यह है कि इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले जो बच्चे मरते हैं वे दवा के अभाव में मरते हैं, प्रॉपर उपचार के अभाव में मरते हैं। कोई सुविधा उन लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाती है। किसी भी प्राथमिक, किसी भी सामुदायिक और किसी भी जिला चिकित्सालय में उपचार की व्यवस्था नहीं। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 20 जिला चिकित्सालयों में छोटे बच्चों के आईसीयू का निर्माण करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई। एक भी जिला चिकित्सालय अपने यहां इंसेफ्लाइटिस के मरीज को भर्ती नहीं करती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदेश दिया था कि इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए गोरखपुर में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जाए जिसके माध्यम से इंसेफ्लाइटिस और ये जितने भी वेक्टर बॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीज हैं इनके शोध और इनके उपचार और फिर इनके उन्मूलन की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकें। दुर्भाग्य है कि शोध बस वह गोरखपुर में नहीं खोल करके लखनऊ में खोला गया और वह काम भी नहीं कर रहा है। यह स्थिति प्रदेश सरकार की उसी प्रकार से थी कि जैसे लोग प्यास से मर रहे हों, जब मौतें प्रारंभ हों तो सरकार कुआं खोदने के लिए जाती है, लेकिन कुआं भी वहां खोदती है जहां पर लोग प्यास से मर रहे हैं, वहां नहीं कहीं अन्यत्र। और यह स्थिति वहां पर देखने को हम लोगों को इस मामले में मिली। महोदय गोरखपुर में 2007 में एनआईबी पुणे की एक यूनिट खोली गई। उसका काम था कि वह जितने भी, क्योंकि वहां पर हर वायरल डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज और वेक्टर बॉर्न डिजीज दोनों प्रकार की, चाहे वह इंसेफ्लाइटिस हो, मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, डेंगू हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, ये सारी की सारी बीमारियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई के भूभाग में बड़ी मात्रा में देखे जाते हैं। और इसीलिए वहां पर एक एनआईबी पुणे की एक यूनिट खोलने के बारे में कहा गया था। भारत सरकार ने 2007 में यूनिट तो खोली, लेकिन वो यूनिट कोई कार्य नहीं कर पा रही है क्योंकि वह यूनिट जो गोरखपुर में खुली वह केवल एक हाई पैथोलॉजी लैब के बराबर ही काम कर पा रही है। यह वहां की स्थिति है। 2011-12 में इसी सदन में लगातार इस मुद्दे को उठाने के बाद भारत सरकार ने 5 मंत्रालयों का एक समूह गठित किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन समन्वय मंत्रालय, इन 5 मंत्रालयों को मिलकर के इस बीमारी के उपचार के बारे में एक ठोस योजना बनाने के लिए कहा था। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि गोरखपुर में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की टीम जाती है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC जाती है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC अटलांटा की टीम जाती है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की टीम जाती है। लेकिन महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि 1978 से लेकर के अब तक इंसेफ्लाइटिस का कोई उपचार कोई टीम नहीं ढूंढ पाई है। यानी वहां के मासूम बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे गिनी पिग्स हों, वो एक प्रयोगशाला बन गए हों, और केवल टीम जाती है, विजिट करके चली आती है, कोई परिणाम उसके बाद सामने नहीं आ पाती है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं, इस देश ने पोलियो उन्मूलन को अभी हाल ही में सफलतापूर्वक पोलियो उन्मूलन के कार्यक्रम को संपन्न किया है। इस देश ने 1977 में स्मॉल पॉक्स को उन्मूलन किया है। इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए कोई राष्ट्रीय प्रोग्राम क्यों नहीं? सरकार के स्तर पर इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए कोई ठोस कार्य योजना घोषित क्यों नहीं हो पा रही है? महोदय, स्वाइन फ्लू और वर्ल्ड फ्लू देश के अंदर फैलता है, टीवी में विज्ञापन आते हैं, समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन हम लोग देखते हैं, लेकिन जबकि स्वाइन फ्लू और वर्ल्ड फ्लू से मरने का जो रेट है वो मात्र 2% है, और इंसेफ्लाइटिस से मरने का जो रेट है वो 25 से 35% होने के बावजूद कोई विज्ञापन नहीं, कोई सर्विलांस का कोई कार्यक्रम नहीं, किसी भी प्रकार का कोई जागरूकता अभियान इस मामले में नहीं। भारत सरकार के स्तर पर कुछ अच्छे प्रयास हुए थे, जैसे जेई का। महोदय, इसके जो वायरस हैं, एक जो मच्छरों से फैलता है वो जापानी इंसेफ्लाइटिस है। 2006 से वहां वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। वैक्सीनेशन का परिणाम था कि जेई 36% से घट करके 4% तक पहुंचा है। उसका संपूर्ण उन्मूलन अभी नहीं हो पाया, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। लेकिन अन्य जो एंट्रोवायरस है, जिससे इस समय सर्वाधिक मौतें हो रही है, उसका कोई वैक्सीन नहीं, कोई उपचार नहीं। यह मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि आखिर यह स्थिति क्यों बनी हुई है। CRC यानी कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर गोरखपुर में स्थापित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वहां पर घोषणा की थी। अब तक राज्य सरकार से जमीन न मिलने के कारण कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर गोरखपुर में स्थापित नहीं हो पाया है, जिससे जो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं इंसेफ्लाइटिस के बाद, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। अब तक वह कार्य वहां नहीं हो पाया है। उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं है, छिड़काव, टीकाकरण, पेयजल और स्वच्छता भी नहीं है। ट्रामा सेंटर, महोदय, भारत सरकार के स्तर पर एक ट्रामा सेंटर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में खोला गया था, इस शर्त के साथ कि 3 साल तक उसके रखरखाव और उसमें जो कर्मचारी रखे जाएंगे उसका खर्चा भारत सरकार देगी। पिछले वर्ष ट्रामा सेंटर का कार्य पूरा हो चुका है, भारत सरकार का 3 साल का कार्य भी पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों को निकाल दिया है और ट्रामा सेंटर बंद हो गया है। यह वहां की स्वास्थ्य के प्रति सरकार की संवेदना को प्रदर्शित कर रहा है कि किस प्रकार से वहां पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि एक गोरखपुर के वायरल रिसर्च सेंटर के उच्चीकरण के बारे में, जिससे जितनी भी बीमारियां मैंने बताई हैं, इंसेफ्लाइटिस है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकुनगुनिया है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, कौन सा वायरस है, और फिर उसके उपचार के बारे में। गोरखपुर के जो वायरल रिसर्च सेंटर जो एक हाई पैथोलॉजी लैब बनकर के रह गया, उसका उच्चीकरण होना आवश्यक है। और NIB पुणे की तर्ज पर गोरखपुर में एक रीजनल वायरल रिसर्च सेंटर की स्थापना हो। मंत्रालय ने इस दिशा में कार्य किया है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि आपने सैंक्शन किया है, उसको स्वीकृति देकर के उस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जैसे फाइलेरिया को, जैसे घेंगा को, जैसे मलेरिया को नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है, जिससे भारत सरकार अपने स्तर पर इनके उपचार, इनसे बचाव और फिर इनके उन्मूलन की दिशा में कार्य कर सके। क्या इंसेफ्लाइटिस को नोटिफाइबल डिजीज घोषित भारत सरकार करेगी? महोदय, गोरखपुर का बाल रोग विभाग, बस मैं प्रश्न पे ही आ गया हूं। गोरखपुर का जो बाल रोग विभाग है, जहां पर इन सभी बच्चों का उपचार होता है,
वहां पर एमडी और जो स्नातक पीजी की जो सीटें थी, एमडी और जीसीएच का, वो 6 सीटें थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज सभी मानकों को पूरा करता है। एमसीआई ने बाल रोग विभाग में 6 सीटों की मान्यता समाप्त कर दी, केवल 1 सीट वहां पर रखी है, जबकि सारे मानक बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूरा करता है। क्या एमसीआई को यह मनमानापन करने की छूट दी जानी चाहिए? क्या सरकार इस दिशा में कार्य करेगी? पीएमआर फिजिकल एंड मेडिसिन रिहेबिलिटेशन सेंटर जो गोरखपुर का है, उसमें जो कर्मचारी रखे गए संविदा में रखे गए हैं, संविदा में रखे गए कर्मचारी प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी उनको 1-1 साल तक मानदेय नहीं मिल पाता है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि उसके उच्चीकरण के साथ साथ उन कर्मचारियों को नियमित करने की व्यवस्था वहां पर होगी। और नंबर 5, इंसेफ्लाइटिस वार्ड में प्रदेश सरकार ने 62 कर्मी संविदा पे रखे हैं और भारत सरकार ने एनएचएम के अंतर्गत 164 कर्मचारी वहां पर संविदा पे रखे हैं। संविदा में मिलने वाले इन कर्मचारियों को जो मानदेय मिलता है वो अधोमानक है। 4th क्लास के कर्मचारी को कहा जाता है कि 1500 रुपये में 8 घंटे ड्यूटी करे। क्या ये संभव हो पाएगा? अधोमानक है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जो संविदा में रखे गए कर्मचारी हैं, इनको नियमितीकरण करना और नियमित इनको मानदेय वहां पर प्राप्त हो, इस दिशा में कार्य करने, और अंत में इस बारे में कि सर्विलांस के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस के उपचार का प्रत्येक जिले में प्राथमिक, सामुदायिक और जिला चिकित्सालयों में इसके उपचार के साथ साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के बारे में क्या भारत सरकार अपने स्तर पर अब कदम उठाएगी? धन्यवाद।